पिछले एपिसोड में मिस मिंग को समझ में आ गया था कि तुओबालिन का कोई दूसरा इंटेंशन है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे उसके साथ में खेलने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सीहोंग फैमिली के टीम लीडर के पास में कोई आया हुआ था, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो असल में जुंगू फैमिली का मास्टर है, जो इसे कहने लगता है कि हमें एक दूसरे से मिले हुए काफी टाइम हो गया और अब तो हम दोनों अपने अपने क्लैन के लीडर बन गए हैं। फिर वो कहने लगता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्सैल हो गए हो, लेकिन वैसे भी हम दोनों तो लगभग रिलेटिव हैं। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सीहोंग मास्टर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि इसके बारे में मेंशन करने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों रिलेटिव हैं। फिर वो गुस्से में कहता है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है और हम देखते हैं कि वो इस पर अपने पावर का भी यूज करता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जोंगू मास्टर ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो कहता है कि पास्ट सच में बात करने के लायक भी नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ पर इस बार ये पूछने के लिए आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सीहोंग फैमिली के एंसेस्टर के पास में इटर्नल लैंड का कोई स्वॉर्ड है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीहोंग मास्टर इसके बारे में इतना आसानी से बताने के लिए रेडी नहीं होता और फिर कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम अभी भी उतने ही जिद्दी हो और तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है कि जोंगू फैमिली को बहुत ही जल्द एक नया लीडर मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का भी यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जोंगू मास्टर भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीहोंग मास्टर को इसके बारे में अभी भी कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इससे कहने लगता है मैं भी नहीं जानता कि मैं कितना इंप्रूव हो गया हूँ और फिर हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी जोंगू मास्टर कहता है कि नाकागो फैमिली का स्वॉर्ड इस्टेब्लिश हो गया है, जिसके बारे में सुनते ही सीहोंग मास्टर पूरी तरह से शांत हो गया था और अब हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करने से रुक जाता है। फिर वो इससे बताता है कि उन्होंने सारे फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वे सब असल में केवल इटर्नल लैंड के स्वॉर्ड के लिए कर रहे हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीहोंग मास्टर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद जोंगू मास्टर उससे कहने लगता है कि अगर तुम अपने टाइम के बारे में नहीं जानते तो फिर मुझे लगता है कि सीहोंग फैमिली के पास में केवल एक ही रास्ता होगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी क्लैन के एग्जाम्पल को फॉलो करो। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे अपने सामने सरेंडर करने के लिए कहता है और फिर कहने लगता है कि तुम अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालो और फिर इसे 6-7 इमोर्टल पैलेस को हैंड ओवर कर दो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सीहोंग मास्टर इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर उससे कहता है कि ये तो बहुत बड़ी डील है और इसीलिए मैं इसके बारे में अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंगू मास्टर उसे इसके बारे में सोचने के लिए टाइम देता है और फिर इससे कहता है कि तुम इसके बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं दे सकता और अगर ऐसा हुआ तो तुम इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि सीहोंग मास्टर इसके बारे में बात करने के लिए अपने फादर के पास आया हुआ था, जहाँ उसका फादर कहने लगता है कि जोंगू फैमिली कैलकुलेशन में बहुत आगे है और अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे सीहोंग फैमिली के रेपुटेशन का क्या होगा। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि सीहोंग मास्टर भी जोंगू मास्टर के ऊपर यकीन करने के लिए रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि वे असल में बहुत ही चालाक हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने उनके सामने सरेंडर भी कर दिया तब उसके बाद भी वे हमें इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे और अगर हम उनके हाथों में फंस गए तो हम धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर उसका फादर भी इसके बारे में सोचता है और फिर कहता है कि हमें सीधे 6-7 इमोर्टल पैलेस से मिलना चाहिए और इस तरह से हम स्वॉर्ड को सीधे उनको ही हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सीहोंग मास्टर अभी भी इसके लिए इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता, क्योंकि उससे पता है कि ऐसा करना भी बिल्कुल सही नहीं है और इसके बाद भी उनके क्लैन में बिल्कुल भी शांति नहीं होगी। मगर वही हम देखते हैं कि उसका फादर को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो भी इस बात से परेशान होने लगता है कि उनको इसके बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीहोंग मास्टर को हुआंगफू वाली सेक्टर के बारे में याद आता है और इसीलिए वो अपने फादर से कहता है वहाँ पर जाना कैसा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसका फादर को भी इसके बारे में काफी चिंता होती है, इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि टेन्यू ने तो हुआंगफू वाली सेक्टर को भी यूनिफाई कर लिया, इसके अलावा हमने जितने लोगों को भी भेजा था वे सर्वाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर फिर भी हम वहाँ पर गए तो फिर उसके बाद वहाँ से जिंदा बच कर आने के लिए हमारे पास में कोई चांस नहीं होगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि हुआंगफू वाली सेक्टर 6-7 इमोर्टल पैलेस से ज्यादा पावरफुल है या नहीं है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो जोंगू फैमिली से ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीहोंग मास्टर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि हमें उनसे एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हमारे पास में स्कोंजिया है हम इसके लिए इतना आसानी से हार नहीं मान सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसका फादर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर जाऊंगा। तब इस पर सीहोंग मास्टर कहता है कि हुआंगफू सेक्टर अभी भी यहाँ से काफी दूर है और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने में हमें काफी टाइम लगेगा। तब इस पर उसका फादर कहता है कि तुम्हारा ब्रदर पिछले 100 सालों से ऐसे ही है और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इसे परेशान करो। फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर हमारे एंसेस्टर का माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए
और हमारे वापस आने तक इसे कुछ भी नहीं होगा। वहीं टैन्यू का आदमी उसे बताता है कि सिहोंग फैमिली के मास्टर और उसके फादर यहाँ पर आए हुए हैं और वे आपसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। जिसके बाद टैन्यू उसे उनको हुआंगफू टेम्पल में लाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिहोंग मास्टर और उसका फादर टैन्यू से बात करने के लिए चले गए थे, जहाँ उसका फादर कहने लगता है कि हमने हुआंगफू सेक्ट में अपने लोगों को भेजा था और मुझे लगता है कि इसके बारे में माफी मांगने के लिए काफी देरी हो गई है। अब इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि मैं अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर आया हूँ और हम इसके लिए कोई भी पनिशमेंट झेलने के लिए रेडी हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता था और फिर कहता है तुम्हें असल में 6-7 इमोर्टल पैलेस का डर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सिहोंग मास्टर इससे काफी हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है कि हाँ आपने इसके बारे में बिल्कुल सही समझा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू इन पर इतना आसानी से यकीन करने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए वो अपने आई पावर का यूज करके इसके फादर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तब इसे देख सिहोंग मास्टर इस बात से काफी परेशान हो जाता है। तभी टैन्यू से पूछता है कि कहीं 6-7 इमोर्टल पैलेस नहीं तो तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा है। जिस पर सिहोंग मास्टर कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू से मैजिक स्वॉर्ड के बारे में पूछने लगता है और फिर वो इनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे एंसेस्टर इटर्नल लैंड से मैजिक स्वॉर्ड को लेकर आए थे। तब इस पर फादर कहता है कि हाँ। तब इस पर टैन्यू से पूछता है कि तुमने इसे 6-7 इमोर्टल पैलेस को क्यों नहीं दिया और इसके बजाय तुम हमारे पास में क्यों आए। जिसके बाद फादर इसे बताता है कि जोंगू फैमिली ने पहले से ही 6-7 इमोर्टल पैलेस के सामने सरेंडर कर दिया है और इसके अलावा वो हमारे पास में भी ऐसा करने के लिए आया था, लेकिन असल में हमारी उसके साथ में पुरानी दुश्मनी है जिसका वजह से हम उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहते और इसीलिए हमने सीधे हुआंगफू सेक्टर को ज्वाइन करने का डिसाइड किया। तभी टैन्यू से पूछता है कि सिहोंग फैमिली का मैजिक स्वॉर्ड इस समय कहाँ पर है। जिस पर फादर इसे बता देता है कि वो अभी भी हमारे क्लैन में है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू तुरंत इनसे चलने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुमने अपने सिहोंग फैमिली का मैजिक स्वॉर्ड को हमें हैंड ओवर कर दिया तो फिर मैं पास्ट के सारे मैटर के बारे में भूल जाऊंगा और इसके अलावा मैं तुम्हें सेफ भी रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिहोंग मास्टर भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इसके ऐसे हेल्प के लिए थैंक यू कहता है और फिर वो इससे पूछता है कि हम यहाँ से कब निकलेंगे। लेकिन तभी उसका फादर टैन्यू से कहने लगता है कि आप हमें इसके लिए माफ कर देना क्योंकि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर आए हुए काफी टाइम हो गया और इसीलिए इसका फायदा उठाकर उन्होंने हमारे माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को अब तक तोड़ दिया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू यहाँ पर कोई देरी नहीं करता और फिर कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। वहीं उधर हम देखते हैं कि 6-7 इमोर्टल पैलेस के लोग वहाँ पर सच में आ गए थे जो कि अपने पावर का यूज करके यहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ रहे होते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वे तीनों भी यहाँ पर आ जाते हैं और सिहोंग मास्टर तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कमांडर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत अपने सीक्रेट रूम को ओपन करो क्योंकि अगर तुमने अपने मैजिक स्वॉर्ड को हमें दे दिया तो फिर हो सकता है कि हम तुम्हें छोड़ दें। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिहोंग मास्टर इनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता। जिसके बाद उसका फादर टैन्यू से कहता है कि उन्होंने हमारे फॉर्मेशन को लगभग तोड़ दिया है और इसीलिए हमें जल्दी ही इसके बारे में कुछ करना होगा। तब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू ने तुरंत अपने होली पगोड़ा को बाहर निकाल लिया था और इसीलिए हम देखते हैं कि तुरंत उसके सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख वो सीनियर भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। वही हम देखते हैं कि सियाओ तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक कर देती है, लेकिन इसे देखते ही सिहोंग मास्टर काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि वह तो बिल्कुल मेरे यंगर सिबलिंग के जैसा लग रही है। लेकिन वही हम देखते हैं कि कमांडर भी सिहोंग मास्टर के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि अगर तुम मेरी बात मानने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारे सारे लोगों को मार दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिहोंग मास्टर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने आप को इसके सारे अटैक से बचाने लगता है। तभी टैन्यू मंकी डीमन से कहता है कि तुम इन सबको साफ कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया था। वही उधर हम देखते हैं कि टैन्यू भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने पावर का यूज करके बहुत सारे लोगों को मार देता है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि कमांडर अभी भी सिहोंग मास्टर को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगता है, जहाँ पर हम देखता है कि सिहोंग मास्टर भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि मंकी डीमन भी यहाँ पर आ गया था जो कि अपने पावर का यूज करके कमांडर पर अटैक कर देता है और अब इसीलिए हम देखता है कि कमांडर इसका पावर का सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि कमांडर इससे धमकी देने लगता है और फिर कहने लगता है कि मैं 6-7 इमोर्टल पैलेस का कमांडर हूँ और अगर मैं गलती से भी यहाँ पर मारा गया तो फिर उसके बाद तुम ही जिंदा नहीं बचोगे। मगर वही हम देखता है कि मंकी डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे मार देता है। तभी मैंग टैन्यू के पास आकर कहती है कि हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया। लेकिन वही उधर हम देखता है कि सिहोंग मास्टर का फादर को भी सियाओ के ऊपर डाउट हो रहा था और इसीलिए वो टैन्यू से पूछता है कि क्या मैं सियाओ से कुछ बातें पूछ सकता हूँ। लेकिन वही हम देखते हैं कि सियाओ भी इस बात से काफी हैरान
हैरान हो गई थी और उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इससे क्या पूछना चाहते हैं। तभी वो सीनियर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो इसे बताती है कि मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे एक हंटर टियानफा माउंटेन के वुल्फ डेन में लेकर गया था और इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तब इसके बारे में सुनकर सीनियर सोचने लगता है कि टियानफा माउंटेन तो यहाँ से काफी दूर है और इसीलिए वहाँ पर जाने में कई सालों का टाइम भी लगेगा। और फिर वो कहता है कि शायद मैं ही इसके बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ और इसीलिए तुम मेरे डॉटर इन लॉ की संतान नहीं हो। लेकिन वही हम देखते हैं कि सियाओ को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, जबकि वही टैन्यू किसी चीज के बारे में सोचने लगता है। तो क्या आपको लगता है कि सियाओ का सिहुंग फैमिली से कोई कनेक्शन है? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।